आज मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, आपने इस टॉपिक को दिलो जान से पढ़ना है, सारी ज़िंदगी याद रखना है। क्योंकि अगर आप मेडिकल साइंसेस को अपना प्रोफेशन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और आप उसको एज ए प्रोफेशन परसू करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ चलने वाली है। आज मैं आपसे बात करूँगा नर्व इम्पल्स की। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, आपने इस टॉपिक को दिलो जान से पढ़ना है, सारी ज़िंदगी याद रखना है। क्योंकि अगर आप मेडिकल साइंसेस को अपना प्रोफेशन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और आप उसको एज ए प्रोफेशन परसू करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ चलने वाली है। आज मैं आपसे बात करूँगा नर्व इम्पल्स की। क्या है, ज़बरदस्त टॉपिक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना सिंपल करके इसको आपको समझा सकूँ मैं आपको ये समझाऊँ। अब ये जो टॉपिक है ये बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा ना बहुत बड़ा भूत बन जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितना इजी करके और जितना इजी टू अंडरस्टैंड करके आपको बता सकूँ मैं आपको बताऊँ। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जब भी आपसे चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ कि उसको जितना ईजी करके आपको बता सकता हूँ आपको बताऊँ। क्योंकि जो अल्टीमेट एंड है, जो अल्टीमेट पर्पज़ है, जो अल्टीमेट गोल है वो आपको समझाना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और ये लर्निंग का प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा। बट जो हमने सीखा अब तक आपको आसान करके बताया जाए ताकि आपको वो समझने में आसानी हो। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि नर्व इम्पल्स है क्या। पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं और डेफिनेशन लिख के इसकी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं और फिर मैं आपको एक एक करके इसके सारे स्टेप इंशाल्लाह जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है जी। तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ऑफ ब्रेन। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें ना, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ब्रेन नहीं मिलेगा तो आप इसको ऑफ नर्वस सिस्टम कह दें तो ये आपका मसला ही हल हो जाएगा बिल्कुल। फ़र्ज़ करें कोई मैं कह दूं ब्रेन, कोई आपको कह दे भाई हाइड्रा में तो ब्रेन ही नहीं होता, तो अब हाइड्रा का क्या किया जाए। तो इसलिए नर्वस सिस्टम लिख लें तो बात ही ख़त्म हो जाए। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ऑफ नर्वस सिस्टम, बस बात ही ख़त्म हो गई। अब देखो उसमें दो कंपोनेंट आपको समझ आ रहे हैं और नज़र आ रहे हैं। पहला जो कंपोनेंट आपको समझ आ रहा है वो इसका इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है इट्स केमिकल कंपोनेंट, और ये आप याद कर लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में होता है। मैं आपको इंशाल्लाह आज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो पहले हम इसके बेसिक्स समझेंगे, बेसिक्स को काबू करेंगे और जब वो बेसिक्स हमारे काबू हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, बता ध्यान से देखते जाइए। जब मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो याद कर लीजिए इट्स ए ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट। याद कर लो बच्चों कि जब मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ तो इज एन इलेक्ट्रिकल करंट, ये ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है, ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है। और याद कर लें ये इतना ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है कि आप ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा के वोल्ट मीटर से इसको नाप भी सकते हैं। ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट है, जो हमारे वायर में चलते हमारे घर में जो बिजली होती है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, बट इट्स ए ट्रू इलेक्ट्रिकल करंट। और मैंने आपको बताया ना ये इतना ट्रू है कि आप इसको वोल्ट मीटर पर नाप भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं और वो क्या करते हैं हम उनकी बात करेंगे। अच्छा, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि नर्व इम्पल्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें पहले क्लियर करनी होंगी। अच्छा, अब याद रहे कल जब मैंने आपको न्यूरॉन का डायग्राम बना के बताया था तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें न्यूरॉन में बताई थी और मैंने उसमें जो सबसे काम की चीज़ आपको बताई थी, आपको याद है ना वो क्या? मैंने आपको समझाया था कि उसमें जो एक्सॉन होते हैं वो पार्ट होते हैं न्यूरॉन के जो इम्पल्सिस को जो है ट्रांसमिट, यार गेट बंद करो, जो इम्पल्सिस को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से आपने बात समझनी है। ये मैं आपके सामने और ये चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी आपने भूलनी नहीं है। ये मैं आपके सामने आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा बना रहा हूँ, एक पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है। आपको याद है ना मैंने आपको कल क्या बताया था? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, आपको याद है ना मैंने कल आपको क्या बताया था कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है इट्स कॉल्ड एक्सोलीमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इट्स कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म क्या है?
इट्स साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, ये एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी एक्सोलीमा होगी, ये भी आपकी एक्सोलीमा होगी, ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है ना, एक्सो का मतलब एक्सॉन, लीमा इज फॉर मेम्ब्रेन, आपको पता है। अब ये तो आपको पता है इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है भाई। एक्सोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है या सेल से बाहर होता है? सेल के अंदर होता है, ऑब्वियस है, वो सेल के अंदर होता है। बट बाहर क्या होगा? बाहर जो होगी वो देयर विल बी एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होगी, ठीक है। तो ये आपने एक बेसिक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। अब ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, मैंने आपको समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर चैनल प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर 3 चैनल प्रोटीन हमें जो है वो याद रखने होंगे। और वो कौन से चैनल प्रोटीन है? नंबर 1, एक प्रोटीन हमें ये याद रखनी है, एक प्रोटीन हमें ये याद रखनी है। नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम चैनल। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो चैनल प्रोटीन होते हैं, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी वो जिस ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंस को, हमेशा उसी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसके अलावा किसी दूसरे को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास था, एक और हमें याद रखना है, एक तो सोडियम चैनल हमें याद रखनी है, दूसरा हमें एक और याद रखना है, ये रहा, इसको हम कहते हैं पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये हमें याद रखना है। और तीसरा जो एक और हमें याद रखना है, वो मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ ताकि हमें याद करने में आसानी रहे और हमें लिखने में भी आसानी हो। ये एक और जो हम यहाँ बना लेते हैं, ये रहा। नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम चैनल। नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम चैनल। इसको हम सोडियम पोटेशियम चैनल कहते हैं। तो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल, ये बात आपने याद रखनी। तो ये हमने एक्सॉन का, एक्सोलीमा का एक छोटा सा पार्ट बनाया, एक छोटा सा टुकड़ा बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात मालूम है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, ये सारी की सारी एटम्स से और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है, ऐसे ही है ना। और आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल भी इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हो गए हैं, ऐसे ही है ना। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नर्व इम्पल्स को जब हम देखते हैं, नर्व इम्पल्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो नर्व इम्पल्स है, क्या है बच्चों? नर्व इम्पल्स है, ये बेसिकली 4 प्रोसेसेस के अंदर जनरेट होकर ट्रेवल होती है, 4 प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स is completed in 4 steps। वो 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। और आज मैं आपसे उसमें से सबसे पहले की बात सबसे पहले करता हूँ, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और याद कर लो मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, इसी को हम RMP भी कहते हैं, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखें, थोड़ा सा इसके नाम पे गौर करें। रेस्टिंग यानी जब वो काम नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोलेमा की बात हो रही है। और पोटेंशियल इस पोटेंशियल ऑफ चार्जेस, आपको पता है चार्जेस का जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है, चार्जेस कैन फ्लो, है ना, ये बात हो रही है। तो व्हाट इज RMP या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इट इज चार्ज ऑन न्यूरॉन, द चार्ज ऑन एक्सोलीमा। और आपको पता है जब मैं एक्सोलीमा कह रहा हूँ तो बेसिकली एक्सोलीमा किसका पार्ट है? न्यूरोलिमा का, यानी न्यूरोलिमा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो इट्स अ चार्ज ऑन एक्सोलीमा या न्यूरोलिमा when it is
नॉट कंडक्टिंग मैसेजेस, यानी जब वो मैसेजेस कंडक्ट नहीं कर रहा होता, उस वक्त जो उसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दैट इज एट रेस्ट, यानी जब न्यूरॉन रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? वो चार्ज सेपरेशन, वो चार्ज डिफरेंस जो न्यूरॉन के ऊपर होता है तब जब वो काम नहीं कर रहा होता, एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, मैसेजेस को आगे ट्रेवल नहीं कर रहा होता। ठीक हो गया? अच्छा, अब बड़े ध्यान से बात समझनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझनी है। अब ये हमारे पास न्यूरॉन ना, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि हमें बिल्कुल हम इसको सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें यहाँ से, और हमें समझ आए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा है। ये मैंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया। जब मैं देखता हूँ एक रेस्टिंग न्यूरॉन को, तो मुझे पता लगता है एक रेस्टिंग न्यूरॉन में जो अमाउंट ऑफ सोडियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कंपैरिजन में जो अमाउंट ऑफ सोडियम है वो इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है। वो इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है, थोड़ी होती है। इसके बरक्स जब मैं इसको कंपेयर करूँगा, चलें ऐसा करता हूँ मैं, चूँकि मैंने इसको ब्लू से बना लिया है तो मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ। तो जो सोडियम आयन होंगे वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में ज़्यादा होंगे और इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में सोडियम आयन्स कम होंगे। ठीक है, इसके बरक्स जब हम पोटेशियम को देखते हैं तो पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट के अंदर कम होते हैं। सही है? अच्छा, अब आपने याद रखना है क्योंकि सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोडियम की प्रेजेंस की वजह से बाहर, यानी एक्सोलिमा के बाहर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो रेस्ट में होता है, जब वो काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस जगह पे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब देखिए, ध्यान से समझना। अब जब हम अंदर देखते हैं तो अंदर हमें इसके नेगेटिव चार्ज नज़र आता है। अब यहाँ पर जो हमारे पढ़ाने वाले एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो ये कर देते हैं, वो कहते हैं यार अंदर का चार्ज जो नेगेटिव है, वो पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको पता है पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पोटेशियम है पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, और जिस चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज हो वो एनवायरनमेंट को नेगेटिव कैसे कर सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर आप अगला सवाल मेरे से पूछेंगे कि सर फिर ये अंदर की एनवायरनमेंट नेगेटिवली चार्ज कैसे है? बेटा यहाँ पर अंदर होती हैं नेगेटिव प्रोटीन्स, यानी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अंदर मौजूद होती हैं और इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये सेल के अंदर की इन्वायरमेंट को नेगेटिव कर देती हैं। समझ आ रही बात? अब देखो, उसको मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ड्यूरिंग आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन, यानी हम एक्सोप्लाज्म की बात करते हैं, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बेटा ये नेगेटिवली चार्ज है, और मैंने आपको बताया क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव प्रोटीन। याद कर लें, प्रोटीन्स पे आमतौर पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। याद रखनी है बात है। इसके बरक्स एंड पोटेशियम आयन की बात कर लेते हैं, एंड ऑल्सो कंटेन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली आरएमपी की, जब वो रेस्ट के अंदर है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अच्छा अब जरा हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने इस जगह पर।
कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट contain increased amounts of सोडियम, और आपको पता है जहाँ सोडियम होता है उसकी बहन क्लोरीन साथ होती है, सोडियम है क्लोराइड, एज कंपेयर टू क्लोराइड पोटेशियम के हवाले देते हैं, एंड लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम एज कंपेयर टू व्हाट, एक्सोप्लाज्म। ठीक है बेटे, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। तो जब न्यूरॉन काम नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, न्यूरॉन के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, और मैंने आपको समझाया जहाँ सोडियम आयन होता है उसकी बहन क्लोरीन साथ होती है, और पोटेशियम आयन कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सोप्लाज्म के, जहाँ पर सोडियम आयन कम है और पोटेशियम आयन ज़्यादा है। फिर हमने बात की कि अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, साथ में कोई मिनरल्स भी होते हैं, बट प्रोटीन वो मेन प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को नेगेटिव बना देती हैं। समझ आ गई बात आप लोगों को? अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, याद रख लो, जब हम ह्यूमन आरएमपी को देखते हैं तो ह्यूमन आरएमपी जो है, ह्यूमन आरएमपी यानी इंसानों का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इज़ अबाउट 90 मिली वोल्ट्स, इट्स अबाउट -90 मिली वोल्ट्स। तो ये -90 मिली वोल्ट्स है। अब देखो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, और हमें अंदर देखना है करंट कितना है, हमने बात की थी ना, बाहर कुछ भी होता रहे, हमें अंदर की चीज़ों को मेंटेन रखना है। तो इसको -90 मिली वोल्ट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपने समझी पूरी की पूरी, और जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड स्टेप की, जिसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एएमपी। याद कर लें, इस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को या एएमपी को हम कभी कभी सिर्फ एक्शन पोटेंशियल भी कह देते हैं, बात हमारी काम हमारा चल जाता है। तो ये क्या है, अ प्रोसेस in which neurons becomes active। उससे पहले वाली स्टेज में तो वो सोए हुए थे ना, आराम से बैठे हुए थे, यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, दे बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट जनरेटिंग इम्पल्स, तो वो इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है। अब देखिए दोबारा डायग्राम बना लेते हैं हम एक्सोलिमा की। अब ये हमारा एक्सोलिमा है और ये अभी रेस्ट के अंदर बैठा हुआ है, और जब रेस्ट के अंदर बैठा है तो सारी बात आपको समझ आ चुकी हुई है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, अंदर सोडियम आयन कम होंगे, बाहर पोटेशियम आयन कम होंगे, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे, है ना, इस तरह एक चीज़ होगी। अब होता क्या है, अब होता ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे एक्शन पोटेंशियल है, इसमें इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को कोई स्टिम्युलस मिलता है। क्या मिलता है इसको, इसको कोई स्टिम्युलस मिलता है। अब आपको पता है स्टिम्युलस क्या होता है, मैंने आपसे बात की थी लास्ट लेक्चर में, इट्स चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली होती है, इसको हम स्टिम्युलस कहते हैं। अब इस न्यूरॉन को क्या स्टिम्युलस मिला। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट, और वो मजे का कॉन्सेप्ट कहलाता है थ्रेशोल्ड लेवल। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल, अब थ्रेशोल्ड लेवल देखो क्या होता है। थ्रेशोल्ड लेवल हमें ये बताता है कि जब भी कोई स्टिम्युलस आता है, या तो वो इतना पावरफुल होता है कि एक्शन पोटेंशियल करवा सकता है, या वो एक्शन पोटेंशियल नहीं करवा सकता। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद है ना कि अंदर का वोल्टेज कितना था, इट वॉज -90 मिली वोल्ट्स,
याद है ना आपको? अब ज़रा ध्यान आपने रखना और ध्यान से सुनना है। अब फर्ज करते हैं कोई स्टिमुलस आया, आ गया स्टिमुलस आया, और जैसे ही स्टिमुलस आया वैसे ही, अच्छा हमने इसके कलर चूंकि चेंज किया था, मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के आते ही ये जो हमारे सोडियम चैनल थे, ये सोडियम चैनल हमारे ओपन हो गए, और जैसे ही हमारे सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम बाहर ज़्यादा था अंदर कम था, आपको याद है ना? बाहर ज़्यादा था अंदर कम था, तो सोडियम फ़ौरन बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। सोडियम फ़ौरन बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता है चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती हैं। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ध्यान से समझना है। अच्छा आप ज़रा देखो इधर, जब सोडियम ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करने लगा, बहुत ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अंदर का चार्ज देखो क्या था, याद है ना तुम लोगों को? अंदर का चार्ज नेगेटिव था, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही सोडियम अंदर आया, तो देखो सोडियम पे कौन सा चार्ज है? सोडियम पे चार्ज है पॉजिटिव। जैसे ही सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अंदर की इन्वायरमेंट पॉजिटिव होने लगेगी, अंदर की इन्वायरमेंट पॉजिटिव होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है जब आप नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ डालते हो तो वो पॉजिटिव होने लगती है ना। जैसे आपको याद है, अगर मैं -10 के अंदर +5 मिला दूँ, तो ये -5 रह जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, 0 की तरफ जाने लगेगा, ऐसे ही होगा ना। तो जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे, जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे, तो क्या होगा? अंदर की नेगेटिव इन्वायरमेंट पॉजिटिव होने लगेगी। अब थ्रेशोल्ड हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है? थ्रेशोल्ड हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि कुछ इम्पल्सेस ऐसी होती हैं जो सोडियम आयंस की इतना इन्फ्लक्स करवा देती हैं कि ये इसको -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देती हैं, और जैसे ही ये -70 मिलीवोल्ट से पहुंचता है, एकदम बहुत सारे सोडियम आयन खुल जाते हैं और एकदम नव इम्पल्स जनरेट हो जाती है। या तो वो इतनी पावरफुल होगी, या फिर वो इतनी वीक होगी कि वो इसको -90 से -70 तक नहीं पहुंचा सकेगी, और अगर वो उसको -70 तक नहीं पहुंचा सकी, तो हमारे पास यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें क्या बताती है? थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? a level at which nerve impulse generates abruptly, यानी एक ऐसा लेवल जहां पर नर्व इम्पल्स एब्रप्टली से मुराद एकदम जनरेट हो जाएगी। और ये कब होता है? तो स्टिमुलाई which can turn membrane potential up to -70 millivolts will cross threshold level and result in न्यूरोनल एक्टिविटी। ठीक है, और न्यूरोनल एक्टिविटी से क्या मुराद है? नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। तो देखिए अब इससे आपने क्या समझा कि या तो स्टिमुलस नर्व इम्पल्स जनरेट करवाएगी, इतनी पावरफुल होगी कि थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगी, या वो इतनी वीक होगी कि थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगी और नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। तो ये थ्रेशोल्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को बड़ा तंग करता है, वो आपको समझना है। ठीक है, आमतौर पर जो इम्पल्सेस होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो बड़े मज़े से थ्रेशोल्ड तक पहुंच के एकदम जो है वो इम्पल्स जनरेशन करवा देती हैं। तो अब मैं आपको समझा रहा था कि जैसे ही स्टिमुलस आया, वैसे ही स्टिमुलस आते ही क्या हुआ? सोडियम चैनल ओपन हुआ, और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुआ, वैसे ही सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लगे। अब ध्यान से आपने समझना है, यहाँ पर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाने लगा हूँ। ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ में ये वाला जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और ये वाला जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई? -90 से, फिर कहाँ पहुँची? -70 पे, फिर कहाँ पहुँची? 0 पे, फिर कहाँ पहुँची? +40 पे। चलें थोड़ा सा और ले जाते हैं इसको, +50 तक ले जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात आप लोगों को? अब देखिए क्या होगा। मैंने आपको समझाया कि जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा, अंदर की जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है ये पॉजिटिव होने लगेगी, ये पॉजिटिव होने लगेगी। क्या मतलब हुआ कि अगर इस ग्राफ में मैं देखूंगा
तो ये जो मेरा इम्पल्स है वो -90 से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा, ये 0 पे पहुंचेगा और सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये पहुंचते 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 +40 पे पहुंच जाएगा, +40 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखें, ध्यान से समझिएगा, जब ये सोडियम बाहर से अंदर आ गया तो अब अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो गया, तभी तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ है ना अंदर का, और बाहर सोडियम आयन कम हो गया, बाहर सोडियम आयन कम हो गया। आपको याद है हमने कहा जहाँ सोडियम है वहाँ उसकी बहन साथ है, उसका नाम है क्लोरीन, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब अंदर का चार्ज सोडियम ने पॉजिटिव किया तो बाहर का चार्ज क्या हो गया, बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया। ऐसे ही हुआ ना ये प्रोसेस, जिसमें मेम्ब्रेन का चार्ज रिवर्स हो गया, यानी पहले अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, अब बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया, चार्ज रिवर्स हो गया। इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डीपोलराइजेशन। तो ये यहाँ पर आपकी डीपोलराइजेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन। ये क्या हो रही है बच्चों? डीपोलराइजेशन हो रही है। और याद कर लें, ये डीपोलराइजेशन जो होती है ये सोडियम इनफ्लक्स की वजह से होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होती है सोडियम इनफ्लक्स की वजह से, यानी सोडियम आइंस के अंदर आने की वजह से। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब ये होता है जिस वक्त ये वोल्टेज बढ़ते 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 0 और +40 तक जाने लगता है, उसी वक्त मीनवाइल पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। उसी वक्त क्या होता है? पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ये हमारा पोटेशियम चैनल था ना, अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। अब आप ज़रा याद करो क्या था, पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा था, आपको याद है मैंने बताया था आपको, और पोटेशियम सेल के बाहर बहुत कम था। नतीजा क्या होगा कि सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, ऐसे होगा। अब देखें, ध्यान से बात समझनी है, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है? पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगेगा तो अंदर की इन्वायरमेंट वापस नेगेटिव होने लगेगी, अंदर की इन्वायरमेंट वापस नेगेटिव होने लगेगी, और पोटेशियम जब बाहर जा रहा है तो ये वापस बाहर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा ही है ना? यानी अंदर की इन्वायरमेंट जो हम ग्राफ में देख रहे हैं ये वापस डिप करेगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करूं, अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करूं तो मैं इसको वापस आप लोगों के लिए ब्लू से बना लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हमने यहाँ पर सोडियम वाला सारा काम ब्लू से किया हुआ है। अब क्या होगा, ये वापस डिप करेगा और डिप करके ये जाने लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पोटेशियम निकलती जाएगी और ये नीचे जाती जाएगी, पोटेशियम निकलती जाएगी और ये नीचे जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, और कभी कभी ये ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे चली जाती है, कभी कभी ये ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे चली जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेम्ब्रेन का ओरिजिनल चार्ज यानी अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, ये वापस आ गया ना। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीपोलराइजेशन का, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और याद कर लो, ये होता है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से। यानी अगर मैं यहाँ बीच में है एक लाइन लगाऊं और इसको एक यूनिट कंसीडर कर लूँ तो ये डीपोलराइजेशन हुई, ये डीपोलराइजेशन हुई, और ये रीपोलराइजेशन हुई, ये रीपोलराइजेशन हुई। अब बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं सर ये क्या आप हमें बता रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहा है भाई, आ रहा होगा, पोटेशियम बाहर जा रहा है भाई, जा रहा होगा, हम क्या करें, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? अब देखो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या है कि जब सोडियम अंदर आ रहा है तो आयन अंदर आ रहे हैं ना, चार्ज अंदर आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो चार्ज बाहर जा रहा है ना, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब सोडियम अंदर आया तो चार्ज ने फ्लो किया अंदर की तरफ, जब पोटेशियम बाहर गया तो चार्जेस ने फ्लो किया बाहर की तरफ। और आपको पता है फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। यहां मैं लिख देता हूं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो मेरे बच्चों यहां हुआ क्या है, यहां पर करंट जनरेट हो गया है, आपके न्यूरॉन ने करंट जनरेट कर लिया है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, यहां पे चार्जेस ने फ्लो किया है और चार्जेस के फ्लो करने की वजह से यहाँ पर करंट जनरेट हो गया है। भाई हमने क्या बात की थी अभी इसकी डेफिनेशन में,
कि नर्व इम्पल्स इज ए न्यूरोकेमिकल मैसेज ऑफ ब्रेन, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ऑफ ब्रेन। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखो यहाँ डेवलप हो गया, डेवलप हो गया। तो बेटा ये आपका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आपका थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये जो चीज़ है जिसमें ये बेस लाइन से भी नीचे चला गया, आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। और मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इस हाइपर पोलराइजेशन का फायदा क्या होता है। हाइपर पोलराइजेशन, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने जहन में रखना है। अब मैं ये थ्रेशोल्ड थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक दो चीज़ें और समझानी है। अच्छा, आप देखिए मेरी बात सुने। अब पता है होता क्या है? होता ये है, और ये बात आपने ध्यान से समझनी है। अब होता पता है क्या? अब देखो मेरी बात सुनो। अब अगर इस न्यूरॉन को मैं अभी स्टिमुलस दूं वापस, इस न्यूरॉन को मैं अभी स्टिमुलस दूं वापस, तो मुझे इसमें एक्टिविटी करवाने के लिए बड़ा स्टिमुलस देना पड़ेगा या छोटे मोटे स्टिमुलस से मेरा काम हो जाएगा? बात ध्यान से समझनी है। ये एक न्यूरॉन है जो अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके हाइपर पोलराइजेशन में चला गया हुआ है, यानी इसने इतना ज़्यादा पॉजिटिव आयन लूज कर दिया है कि अंदर की इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव हो गई है। सही है ना? तो अब अगर मैं इस न्यूरॉन को मैं दोबारा स्टिमुलस दूंगा तो क्या उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वापस? नहीं जनरेट होगा। क्यों जनरेट नहीं होगा? क्योंकि वो हाइपर पोलराइज हुआ है। अब मैं अगर उसको दोबारा स्टिमुलस दूंगा तो पहले सोडियम अंदर आके बेसलाइन तक आएगी, फिर 70 तक जाएगी, फिर एक्शन होगा अगर होगा तो, और इतना तो इम्पल्स पावरफुल होते नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन की वजह से आप एकदम दोबारा स्टिमुलस जनरेट नहीं कर सकते हो, इसको बेटा नाम देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड का। किसका नाम देते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टरी पीरियड का। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? इट्स ए टाइम स्पैन, या इट्स ए टाइम immediately after action potential, immediately after action potential in which we cannot generate another action potential in a neuron। ठीक है? एक ऐसा टाइम जहां पर आप एक न्यूरॉन के अंदर इमीडिएटली, अभी उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, फौरन से एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। और ये किस लिए होता है बेटे? ये होता है ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन। इसके पीछे राज क्या छुपा हुआ है? हाइपर पोलराइजेशन ने ये अलाउ किया है ताकि न्यूरॉन को थोड़ा सा रिकवरी का टाइम मिले, और जब न्यूरॉन को रिकवरी का टाइम मिले तो वो इजीली अपना काम कर सके। इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ। अच्छा, अब आप ध्यान में रखिएगा आप ये बात कि जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड की, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड भी दो तरह के होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ टू टाइप। यार इसमें इंक खत्म हो रही है। तो जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं ना बेटे, रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के होते हैं। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, और वो दो टाइप के कौन से होते हैं मैं भी आपको समझाता हूँ। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट में कितनी पावरफुल इंपल्स में दे दूँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है? रिलेटिव में क्या होगा? थोड़ा पावरफुल इंपल्स देंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसको। मैं कहाँ लिखता हूँ? चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह पर लिख देता हूँ। इसको मैं एक जगह पर लिख देता हूँ। ठीक है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, मैं रिफ्रैक्टिव पीरियड को आरपी लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर इसको आरपी लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप याद रखें कि ये आरपी मैंने रिफ्रैक्टिव पीरियड लिखा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, नर्व इम्पल्स will not generate despite of nature of stimulus। यानी ये वो टाइम होगा जब इम्पल्स की नेचर कमज़ोर हो, यानी इम्पल्स
लेस पावरफुल हो, मोर पावरफुल हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, पावरफुल impulses विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर अगर हम बहुत पावरफुल इंपल्सेस देंगे तो वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा देंगी, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये मैंने आपके सामने एक एक्सोलीमा बना लिया, और एक्सोलीमा आपको पता है क्या होती है? इट्स ए मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, मैं इसको समझने के लिए इस हिस्से में मैंने इसको 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, आपको समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या हुआ? स्टिमुलस आया, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जब ये एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट होता है ना, तो ये अपने बराबर वाला जो सेगमेंट होता है न्यूरॉन का, इसको भी स्टिमुलेट करता है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। समझ आ रही है बात आप लोगों को? अब यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल अपने साथ वाले को स्टिमुलेट करेगा कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, ये अपने साथ वाले को करेगा कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। तो होता क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल की वेव होती है वो न्यूरॉन में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अच्छा, अब आप में से कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहा था तो इसने यहाँ की परमिएबिलिटी को तो चेंज किया, ये पीछे क्यों नहीं गया? उसका जवाब ये लिखा हुआ, क्योंकि जब इस सेगमेंट ने इसको स्टिमुलेट किया और जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ये वाला सेगमेंट किस में होगा? रिफ्रैक्टिव पीरियड में, इसलिए यहाँ पे इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। नतीजा क्या होगा कि ये जो इम्पल्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। भाई देखें ना, अब जब एक्शन पोटेंशियल जब कर चुकेगा तो हमें पता है जब एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगा तो ये हाइपर पोलराइजेशन में गया हुआ होगा। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुँचेगा तो ये अपने आगे वाले को तो स्टिमुलेट कर सकेगा, क्योंकि ये अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, ये आरएमपी में है, मगर इसको नहीं कर सकेगा क्योंकि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए इम्पल्स आगे से आगे बढ़ती जाएगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट इम्पल्स की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स का, और ये नर्व इम्पल्स जनरेशन का तीसरा पॉइंट है। इट्स कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज a process of forward movement of nerve impulse। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर नर्व इम्पल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। और मैंने आपको क्या कहा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड नहीं करेगी, क्योंकि जो पीछे वाले पार्ट होते हैं वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में होते हैं, इसलिए। तो देखें साइनैप्स, पहले तो आप ये समझ लो साइनैप्स होता क्या है। इट्स अ पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू न्यूरॉन्स। अच्छा, अब याद रहे साइनैप्स पे लाजमी नहीं है 2 न्यूरॉन मिले, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मगर चूंकि हमें आपकी किताब के हिसाब से चलना है तो मैं इसलिए यहाँ पर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो होता क्या है, लेट सपोज ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, ठीक हो गया बच्चों? सही है। ये आपका एक दूसरा न्यूरॉन है, ये आपका एक दूसरा न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो ये दोनों न्यूरॉन इस जगह आपस में मिल रहे हैं ना, तो जिस जगह ये आपस में मिलेंगे इस जगह को हम साइनैप्स कह देंगे, साइनैप्स। सही है। अब देखो ये वाला न्यूरॉन साइनैप्स से पहले है या बाद में? ये वाला पहले है ना। तो जो न्यूरॉन साइनैप्स से पहले होता है, उसको हम कह देते हैं प्री साइनेप्टिक। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, साइनेप्टिक मतलब साइनैप्स, न्यूरॉन। प्री का मतलब बिफोर, फर्स्ट।
और जो बाद वाला होता है उसको हम कह देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि आपको पता है पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद वाला। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन याद कर लें। इम्पल्स आप लोग याद कर लें क्योंकि आप कभी थोड़े छोटे हैं। इम्पल्स हमेशा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ मूव करती है। और मैंने कहा ना ये बात 100% सही नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे ये रिवर्स भी हो सकता है, बट क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं और आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो अगर आप ये भी याद करेंगे ना तो बस चलेगा काम, बेहतरीन काम चलेगा। ठीक है, अच्छा आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया बेटे, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होता है, ये इम्पल्स ट्रेवल करती हुई आ रही है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ना, इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये इम्पल्स चलती हुई आ रही है। क्या चलती हुई आ रही है? इम्पल्स चलती हुई आ रही है। और ये इम्पल्स चलती हुई यहाँ पहुँच गई। अब तुम्हें पता है यहाँ पर इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में फिजिकल गैप है, और यहाँ पर ये इस गैप को करंट क्रॉस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे देखो ये रहा एक बटन, लेट सपोज ये तुम्हारे घर में बिजली की एक स्विच में एक बोर्ड में ये बटन है, और इस बटन से तार जा रही है, और ये तार इस बल्ब को जो है वो रोशन कर रही है, इस बल्ब को रोशन कर रही है। अगर मैं ये तार काट दूं बीच में से तो क्या बल्ब ऑन होगा? मैं 1000 दफा जाके इस बटन को प्रेस करता हूँ, क्या बल्ब की रोशनी ऑन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तार कटा हुआ है। हाँ, तार अगर हम जोड़ देंगे वापस तो जैसे हम बटन दबाएंगे बल्ब वापस ओपन हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पर भी ये तार कटेगा बीच में से। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि इस गैप को हमें ब्रिज करना है। और याद कर लो, ये गैप जो साइनेप्स के ऊपर होता है इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। तो चूंकि ये गैप साइनेप्स के ऊपर है इसलिए इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक हो गया। तो अब देखिए होता क्या है। होता ये है जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और आपको पता है आमतौर पे ये एक्सॉन होगा, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है आपको ये भी पता है कि ये डेंड्राइट्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। और वो हमने क्या बात समझी थी कि एक्सॉन इम्पल्स आगे भेजते हैं, डेंड्राइट रिसीव करते हैं। तो ये भेज रहा है तो ये एक्सॉन होगा, ये रिसीव कर रहा है तो डेंड्राइट होगा। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं इस तरह से, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं इस तरह से। और मेरे बच्चों ये जो पैकेट्स होते हैं इन पैकेट्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेजिकल। साइनेप्टिक वेजिकल। वेजिकल का मतलब होता है पाउच। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ। वेजिकल का मतलब होता है पाउच यानी थैली। ठीक है। अब ये जो साइनेप्टिक वेजिकल हैं, इन साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल भरे हुए हैं ये रहे। और ये जो बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स यहाँ भरे हुए हैं, इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों हम? न्यूरोट्रांसमीटर्स का। वही जो हमने केमिकल कंपोनेंट की बात की थी, न्यूरोट्रांसमीटर। सही है, ध्यान से देखना। अब होता क्या है, होता ये है कि जब इम्पल्स ट्रैवल करती हुई आती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होते हैं कैल्शियम चैनल्स। कौन से चैनल होते हैं बच्चे? सोडियम और पोटेशियम चैनल के साथ साथ यहाँ पर एक और चैनल होता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल। सही है। जैसे ही इम्पल्स क्रॉस होती है कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है, और कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। कैल्शियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आते हैं, ये आके इन साइनेप्टिक वेजिकल्स को धक्का देते हैं, और जैसे ही आके साइनेप्टिक वेजिकल को धक्का देते हैं, ठीक है, तो अब मैं सिंपल करने के लिए यहाँ पर 1-2 बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता। जैसे ही ये इन साइनेप्टिक वेजिकल्स को धक्का देते हैं, ये साइनेप्टिक वेजिकल मैंने बना लिया एक ये रहा, और इसके अंदर ये मैंने न्यूरोट्रांसमीटर भर लिया, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जैसे ही साइनेप्टिक वेजिकल यहाँ पर पहुँचेंगे तो कैल्शियम आयन क्या करती है, ये साइनेप्टिक वेजिकल है, इसको धक्का देती है आगे की तरफ, इसको धक्का देती है आगे की तरफ।
ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे में, जैसे ही इसको आगे धक्का देती है ये साइनेप्टिक वेसिकल इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। इसको भी धक्का देगा, ये भी आके फ्यूज हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसे हज़ारों वेसिकल्स हैं तो कितना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर फ्यूज हो रहे होंगे ना। अब क्या होगा, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर देंगे। ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर देंगे। रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला जो हमारा न्यूरॉन है इसके ऊपर ये रहा सोडियम चैनल, ये रहा कौन सा चैनल, सोडियम चैनल। ठीक है, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सोडियम चैनल के ऊपर आके अटैच होंगे, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल के ऊपर आके अटैच होंगे, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होगा सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा। और अब आपको ये बात समझ आ गई कि जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा वैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था ना एक्शन पोटेंशियल में कि जब सोडियम अंदर आती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को, इस गैप को ब्रिज किया गया और ब्रिज करके इम्पल्स, जो यहाँ वाली इम्पल्स थी उसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाया गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पार्ट है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं साइनेप्स का। अब पता है होता क्या है, होता ये है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बात तुम लोगों को समझ आ गई ना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, बस आज का काम खत्म। और ये तुम्हारी नर्व इम्पल्स भी तुमने समझ ली। अब यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने एक तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बना लिया, ये मैंने तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बना लिया और ये मैंने इसको यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो एक यहाँ पर हमने चैनल बना ली, ये रही, और एक चैनल मैंने यहाँ बना ली, ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस, हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा आज का। फिर कल हम आगे चल के बात करेंगे। देखो ये हो गई, बात समझ आ गई, ध्यान से समझनी बात। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं कि जब वो इस चैनल प्रोटीन के साथ आके बैठते हैं तो वो इस चैनल प्रोटीन को खोलते हैं। जैसे ही चैनल प्रोटीन खुलती है सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम आयन अंदर आते हैं अंदर की इन्वायरमेंट पॉजिटिव होने लगती है और डीपोलराइजेशन जनरेट हो जाती है। ऐसे होगा ना। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को जनरेट करवाएंगे उनको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन्स को एक्साइट करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब सोडियम अंदर आएगा फिर पोटेशियम बाहर जाएगा और इम्पल्स जनरेशन शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो तो अजीब ही काम कर देते हैं। और वो अजीब काम कर देते हैं, जैसे ही वो इस चैनल से आके अटैच होते हैं ये इस चैनल को खोलते हैं और चैनल को खोल के क्लोराइड आइंस की इन्फ्लक्स शुरू करवा देते हैं। किसका इन्फ्लक्स शुरू करवा देते हैं? क्लोराइड आइन का। अब आप समझ रहे हो कि जब क्लोराइड आइन अंदर आएगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज है ना, ये अंदर की इन्वायरमेंट और नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। और जब ये अंदर की इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेशन मुश्किल होगी, आसान होगी। जब हाइपरपोलराइजेशन होती है तो इम्पल्स जनरेशन मुश्किल हो जाती है ना, तो यहाँ पर न्यूरॉन की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है बेटे। तो देखो जो इम्पल्स जनरेशन करवाएंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करवाते हैं? ये जनरेट करवाते हैं इम्पल्स को, तो दे जनरेट इम्पल्स। और जो इनहिबिट करते हैं, जो जनरेशन को रोकते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं जनरेशन ऑफ इम्पल्स को। इनहिबिट इम्पल्स जनरेशन, इनहिबिट इम्पल्स जनरेशन। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बेटा इस तरीके से आज मैंने नर्व इम्पल्स आपको मैंने पूरा समझाया। नर्व इम्पल्स क्या होती है,
कैसे जनरेट होती है, किन स्टेप्स में जनरेट होती है। मैंने आपको आरएमपी समझाया, मैंने आपको डीपोलराइजेशन का, रीपोलराइजेशन का, हाइपर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाया, थ्रेशोल्ड की हमने बात की, रिफ्रैक्टिव पीरियड की हमने बात की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। उसके साथ हमने बात की किसकी, फिर हमने देखा इम्पल्स प्रोपेगेट कैसे होती है, फिर हमने बात की साइनेप्स क्या होती है, साइनेप्स कैसे काम करती है, फिर हमने देखा कि एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं।